अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो इसके लिए हमें रिएक्टेंट की ज़रूरत होती है। अब किसी एक्सपेरिमेंटल वर्क के दौरान किसी प्रोडक्ट की तैयारी के लिए यूज़ होने वाले रिएक्टेंट को हम डिलिबरेटली एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की तैयारी के लिए एग्जैक्ट अमाउंट में रिएक्टेंट को लेना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट या फिर टाइम कंज्यूमिंग होता है, या फिर ये कि कभी कभार हम अपने केमिकल रिएक्शन को फास्ट रखने के लिए, अपने केमिकल प्रोसेस को तेज करने के लिए एक्सेस अमाउंट में किसी रिएक्टेंट को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमारे पास किसी बर्निंग प्रोसेस के दौरान एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये अमाउंट जो है ये किसी प्रोडक्ट के स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हमारा केमिकल रिएक्शन या हमारा बर्निंग प्रोसेस जो होता है वो फास्ट हो जाता है। लेकिन इसमें जो हमने ऑक्सीजन इस्तेमाल किया है एक्सेस अमाउंट में, ये सारा का सारा हमारे पास कंज्यूम नहीं होता है। तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट होती है, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट होती है, वो यूज हो जाती है और बाकी जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो हमारे पास अनरिएक्टेड फॉर्म में या अनयूज फॉर्म में बाकी बच जाता है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है। तो किसी भी केमिकल प्रोसेस के दौरान जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है उस रिएक्टेंट को हम किस चीज का नाम देते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देते हैं। The reactant which consumed earlier in the chemical reaction is called limiting reactant, or the reactant which gives least number of moles of product is called limiting reactant. वो रिएक्टेंट जो आपको स्टोइकोमेट्रिकली सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइड करेगा वही रिएक्टेंट हमारे पास क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और दूसरा एक्सेस रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद अनरिएक्टेड फॉर्म में या आपके पास अनयूज्ड फॉर्म में बाकी बच जाता है। उस रिएक्टेंट को हम किस चीज का नाम देते हैं? एक्सेस रिएक्टेंट का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट याद रखें कि हमारे पास जो प्रोडक्ट की अमाउंट होती है उसका डिपेंड जो होता है वो हमेशा किस चीज पे होता है? अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट पे होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट always depend upon the amount of limiting reactant. प्रोडक्ट हमारे पास जो बनेगा वो किसकी बेस पे बनेगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट की बेस पे बनेगा। ये बात याद रखनी है कि हमारे पास प्रोडक्ट का अमाउंट जो है वो हमेशा डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट की अमाउंट पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक बॉक्स है, उसमें मेरे पास पड़ी हुई हैं बॉल्स। ये बॉल है 6 बॉल, और दूसरा एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें मेरे पास छोटे बॉल रखे हुए हैं। ये लार्ज साइज बॉल है और ये स्मॉल साइज बॉल है। अब इन दोनों को आप अपना रिएक्टेंट कंसीडर करें। एक रिएक्टेंट हमारे पास लार्ज साइज बॉल की सूरत में है और दूसरा रिएक्टेंट जो है हमारे पास स्मॉल साइज बॉल की सूरत में है। अगर इन दोनों को हम मिलाएंगे तो इससे क्या बनेगा? लार्ज और स्मॉल साइज बॉल का पेयर बनेगा। तो पेयर को हम यूं शो करते हैं, हमारे पास एक लार्ज साइज बॉल है और उसमें एक स्मॉल साइज बॉल है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि लार्ज साइज बॉल की तादाद हमारे पास कितनी है? 6 है, जबकि स्मॉल साइज बॉल हमारे पास कितने मौजूद हैं? 3 मौजूद हैं। अब आप बताएं कि इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास कितने पेयर बन सकते हैं? क्या हम इन दोनों की कॉम्बिनेशन से 6 पेयर हासिल कर सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास लार्ज साइज बॉल जो है वो 6 मौजूद हैं, लेकिन स्मॉल साइज बॉल जो है वो हमारे पास 3 है, तो कभी भी हमारे पास 6 पेयर नहीं बन सकते हैं लार्ज एंड स्मॉल साइज बॉल की, क्योंकि ये स्मॉल साइज बॉल जो हैं ये खत्म हो जाएंगे। पहले 3 इसके यूज हो जाएंगे तो ये अर्लियर खत्म हो जाएगा, पहले कंज्यूम हो जाएंगे। तो
इसी तरह किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। तो इस प्रोसेस में हमारे पास स्मॉल साइज बॉल क्या बन गए, इसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। और जो हमारे पास लार्ज साइज बॉल है ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, एक्सेस रिएक्टेंट। इन लार्ज साइज बॉल में से 3 लार्ज साइज बॉल पेयर बनाने में यूज हो जाएंगे, जबकि 3 हमारे पास अनरिएक्टेड फॉर्म में या अनयूज फॉर्म में बाकी बच जाते हैं। तो जो रिएक्टेंट अनयूज फॉर्म में या अनरिएक्टेड फॉर्म में बाकी बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट का नाम देते हैं। तो इस एग्जांपल में हमारे पास स्मॉल साइज बॉल जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और लार्ज साइज बॉल जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट है। ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट है। तो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट जो है कितने पेयर बनेंगे हमारे पास, इसके 3 पेयर बन सकते हैं। तो 3 पेयर क्यों बन रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की अमाउंट के बारे में मैंने बता दिया कि प्रोडक्ट की अमाउंट हमेशा डिपेंड करती है किस चीज पे, लिमिटिंग रिएक्टेंट की अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो चूंकि स्मॉल साइज बॉल हमारे पास 3 मौजूद है, इसलिए हमारे पास प्रोडक्ट की भी 3 पेयर हासिल हो रहे हैं। इससे साबित होता है कि हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट की अमाउंट पे डिपेंड करता है। अब हम किसी रिएक्शन के दौरान कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कौन सा रिएक्टेंट जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा रिएक्टेंट जो है हमारे पास वो एक्सेस रिएक्टेंट है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए हम ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करेंगे। सबसे पहले स्टेप में ये है कि आपके पास जो रिएक्टेंट की अमाउंट दी गई है, अगर वो मास की यूनिट में है या यानी कि वो ग्राम में है, तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट की अमाउंट को कन्वर्ट करेंगे, ग्राम से कन्वर्ट करेंगे किस चीज में, मोल में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि पहले स्टेप में हमने मास ऑफ रिएक्टेंट को मोल ऑफ रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि हमारे लिए स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए चूंकि आपके पास रिएक्टेंट के मोल हासिल हो गए हैं, तो इन रिएक्टेंट की मोल की बेस पे आप नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट को हासिल कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वही स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करने होंगे। अब जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हासिल हो जाए, मुख्तलिफ किस्म के रिएक्टेंट मौजूद हैं, दोनों की बेस पे जो अवेलेबल रिएक्टेंट मौजूद हैं, दोनों की मदद से आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को मालूम कर लेंगे। तो जिस रिएक्टेंट से आपके पास कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हासिल होते हैं, कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हासिल होते हैं, उस रिएक्टेंट को हम नाम देंगे किस चीज का, लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल, मैं किसी एक्सपेरिमेंटल वर्क के दौरान 10 मोल हाइड्रोजन को, 10 मोल मेरे पास हाइड्रोजन मौजूद है एंड 7 मोल क्या है हमारे पास, वाटर, ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो इसके लिए जो इक्वेशन है H2 + O2 और इनसे क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुका है। अब ये बताता है कि 2 मोल हाइड्रोजन जब होंगे, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्विवेलेंट टू 2 मोल ऑफ वाटर। अगर हम 2 मोल हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास वाटर कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा। अब हमने कितना हाइड्रोजन इस्तेमाल किया है, 10 मोल हाइड्रोजन। तो इससे कितना वाटर हमारे पास हासिल होगा, 10 मोल वाटर ही हासिल होगा। 2 मोल से 2 मोल बन रहा है, 1 मोल से 1 मोल वाटर बनेगा, तो 10 मोल हाइड्रोजन से 10 मोल वाटर बनेगा। एंड अब ऑक्सीजन का देख लें, ये तो हमने हाइड्रोजन की मदद से वाटर के नंबर ऑफ मोल मालूम करवा दिए। अब ऑक्सीजन की मदद से 1 मोल ऑक्सीजन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रहा है कि 1 मोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1 मोल यूज हो रहा है और इससे कितना मोल वाटर बन रहा है, 2 मोल वाटर बन रहा है। अब प्रैक्टिस में हमने कितना मोल लिया हुआ था, 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन will produce 14 मोल ऑफ वाटर। हाइड्रोजन जो हमने 10 मोल इस्तेमाल किया है, उससे हमारे पास कितना मोल वाटर बन रहा है, प्रोडक्ट 10 मोल बन रहा है। और ऑक्सीजन जो हमने 7 मोल इस्तेमाल किया है, उससे हमारे पास कितना मोल वाटर बन रहा है, 14 मोल बन रहा है। तो क्या बताता है कि जो रिएक्टेंट आपको लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा, वही आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो हाइड्रोजन से 10 मोल बन रहे हैं और ऑक्सीजन से 14 मोल बन रहे हैं। सो
हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। इस तरीके से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल की तरफ जाएंगे और एग्जांपल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता चल जाए उसके बाद हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास कितना प्रोडक्ट बनेगा। कितना प्रोडक्ट बन गया, सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करेंगे और उसी की बेस पे फिर हम प्रोडक्ट की अमाउंट को मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जांपल में हमारे पास है कि कार्बोनिक एसिड कैन बी प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया गया है जिसके जरिए हम कार्बोनिक एसिड को तैयार करते हैं। तो उसमें यूज होने वाले रिएक्टेंट जो हैं वो दो हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा वाटर है, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करवा के हमें कार्बोनिक एसिड देते हैं। तो वो कहते हैं कि if 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड एंड 80 ग्राम ऑफ वाटर आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। पहले वो कहते हैं कि अगर हम 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को 80 ग्राम वाटर के साथ मिला दें तो इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, या यानी कि 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग रिएक्टेंट है या 80 ग्राम वाटर जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो एक चीज इधर याद रखें कि इधर आपने मैथमेटिकल वैल्यू को नहीं देखना है कि 120 ज्यादा है 80 से, तो 120 वाला जो है वो आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट हो जाएगा और 80 वाला जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। नहीं, मैथमेटिकल वैल्यू को ना देखा करें, इसको हम स्टोइकोमेट्रिकली चेक करेंगे कि 120 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने यूज किया है और 80 ग्राम वाटर यूज किया है, इन दोनों में से किसको हमने ज्यादा यूज किया है। तो इसके लिए हमें स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन परफॉर्म करने होंगे और स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए हम जाएंगे किसकी तरफ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ जाएंगे। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का ये है कि मैक्सिमम अमाउंट में इन दोनों की कॉम्बिनेशन से कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसे मैंने बताया था कि प्रोडक्ट की अमाउंट का तब तक हम कोई डिसीजन नहीं कर सकते हैं जब तक हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट ना किया हो। तो जब लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता चल जाता है उसके बाद हम फिर कह सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट की अमाउंट मालूम करने से पहले जरूरी है कि इन दोनों रिएक्टेंट में लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता लगा लें। और थर्ड पार्ट इसका यह है कि इन दोनों में से कोई ना कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और कोई आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट होगा। तो जो एक्सेस रिएक्टेंट है उसका कितना अमाउंट ग्राम में आपके पास बाकी बच जाता है। तो ये तीनों पार्ट हमने हल करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट करेंगे थ्रू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, जबकि हमें रिएक्टेंट की जो अमाउंट है वो मास की यूनिट में दी गई है। तो पहले अगर आपको याद हो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट में मैंने बता दिया कि सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम रिएक्टेंट की अमाउंट जो ग्राम में दी गई होती है या मास की यूनिट में दी गई होती है उसको हम पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है कि मास इन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ है इस एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के दौरान 120 ग्राम यूज हुआ है। अब मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 44 ग्राम पर मोल होता है। आप लोग खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 का 32 हो जाएगा, 12 32 का सम जो है वो कितना आ रहा है 44 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो अब नंबर ऑफ मास इन ग्राम भी हमें दिया गया है और साथ साथ ना हमें मोलर मास का भी पता है। तो इसके जरिए से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पहले मालूम कर लेंगे। तो हमने मास इन ग्राम को मोल में कन्वर्ट करवा दिया फार्मूला लगा के कि मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया कितना, यानी कि 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इतने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर आ गए, 2.727 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह हम दूसरे रिएक्टेंट वाटर के मास इन ग्राम को भी मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास मास इन ग्राम ऑफ वाटर 80 ग्राम है, मोलर मास ऑफ वाटर हमारे पास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन 2 है, एक का 1 होता है तो 2 का टोटल 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16, तो 2 + 16 इज इक्वल टू 18। तो अब मास इन ग्राम को मोलर मास पे डिवाइड करवा दी, मास इन ग्राम 80 है और आपके पास मोलर मास जो है वाटर का 18 है, तो 80 डिवाइडेड बाय 18, इससे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हासिल हो जाएगी। अब आपको रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो गए।
अब इन दोनों रिएक्टेंट की मदद से आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट करवा दें। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए आप जाएंगे किसकी तरफ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ जाएंगे, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस फॉर्म में है, कार्बन का इस साइड पे एक एटम, उस साइड पे भी एक एटम है, हाइड्रोजन के इस साइड पे दो एटम और प्रोडक्ट साइड पे भी दो एटम है, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड पे दो ये हो गए और एक ये, टोटल तीन हो गए, जबकि प्रोडक्ट साइड पे भी हमारे पास तीन एटम मौजूद है। तो हमारा रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी बैलेंस है। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बेस बना के हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रहा है, दोनों रिएक्टेंट की बेस पे आप नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे। जो रिएक्टेंट आपको लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा वही आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। सो फॉर पार्ट 1 ऑफ द एग्जांपल हम जाते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बता रहा है हमें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, वाटर का भी 1 मोल है और कार्बोनिक एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी 1 मोल है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रहा है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड। अब हमने कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल किया है, हमने 120 ग्राम इस्तेमाल किया था, जो कितने मोल के बराबर है, 2.727 मोल के बराबर है। सो 2.727 मोल कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्विवेलेंट टू हाउ मच, जितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है उतना ही कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो अगर ये 1 मोल हो, ये भी 1 मोल प्रोड्यूस होगा, अगर ये 2.727 मोल हो जाए तो ये भी 2.72 मोल प्रोड्यूस होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल हमें कार्बोनिक एसिड दे रहा है, 2.727 मोल। अब एक रिएक्टेंट के जरिए तो हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट करवा दिया। अब दूसरे रिएक्टेंट के साथ देखें तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगेन 1 मोल ऑफ वाटर is equivalent to 1 mole of carbonic acid। हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें यही बता रहा है कि वाटर का 1 मोल होगा तो कार्बोनिक एसिड की भी कितने मोल हासिल होंगे, इस इक्वेशन के थ्रू 1 ही मोल हासिल होगा। अब हमारे पास कितना वाटर मौजूद था, 80 ग्राम था, जिसको हमने मोल में कैलकुलेट करवा दिया तो कितना आ गया, 4.44 मोल। सो 4.44 मोल ऑफ वाटर is equivalent to कितने, इतनी ही हासिल होंगे, जितना वाटर के मोल है उतना ही आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है, 4.44 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो अब आप देख रहे हैं कि एक रिएक्टेंट से हमें 2.727 मोल कार्बोनिक एसिड के मोल हासिल हो रहे हैं और दूसरे रिएक्टेंट की मदद से हमारे पास कार्बोनिक एसिड के 4.44 मोल हासिल हो रहे हैं। तो इन दोनों में से कौन से नंबर ऑफ मोल कम है, कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट के मोल कम है या वाटर के जरिए प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कम है। तो आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से 2.727 मोल है और वाटर से 4.44 मोल है। सो इज कार्बन डाइऑक्साइड gives least number of mole of product। So carbon dioxide is the limiting reactant। पता चल गया कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से हमने अपने एग्जांपल में लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट किया है। दूसरा पार्ट है हमारे पास कि हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन ग्राम विल बी प्रोड्यूस, कि प्रोडक्ट के कितने ग्राम हमारे पास प्रोड्यूस होंगे। अब प्रोडक्ट की अमाउंट को मालूम करने के लिए पहली चीज क्या थी कि हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करना था। अब हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट कर लिया, कौन सा हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया
और वाटर जो है हमारे पास कौन सा है, एक्सेस रिएक्टेंट। तो अब प्रोडक्ट की अमाउंट मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट की बेस पे उसको डील करना होगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड दिस इज एक्सेस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की अमाउंट को हम किसकी बेस पे मालूम करवाएंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट की बेस पे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की बेस पे हमें पता चल जाएगा कि कितना कार्बोनिक एसिड बनता है एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के दौरान। तो अगेन अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड से 1 मोल कार्बोनिक एसिड पैदा होता है। हमारे पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था, 2.727 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 120 ग्राम था, जो कितने मोल के बराबर था, 2.727 मोल के। तो इससे भी कितना कार्बोनिक एसिड बनेगा, 2.72 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड हासिल होगा। वाटर की बेस पे मालूम नहीं करेंगे, किसकी बेस पे, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो ये तो हमारे पास कार्बोनिक एसिड के मोल मालूम हो गए। वो कह रहे हैं कि कितना मास हासिल होगा, मास इन ग्राम कितना हासिल होगा। तो इसके लिए इस नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड को हम कन्वर्ट करेंगे उसके मास इन ग्राम में। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि वी नो दैट 1 मोल कार्बोनिक एसिड, 1 मोल कार्बोनिक एसिड जो होता है वो हमारे पास कितने के बराबर होता है, उसमें हाइड्रोजन है 2, तो ये 2 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 3 है, तो 16 3 48, तो टोटल हो जाता है 62 ग्राम के बराबर। यानी कि हमारा 1 मोल कार्बोनिक एसिड जो है वो कितने ग्राम के बराबर है, 62 ग्राम के बराबर है। अब हमारे पास कितना कार्बोनिक एसिड बन चुका है, 2.727 मोल बन चुका है। सो 2.727 मोल कार्बोनिक एसिड इज इक्वल टू 62 मल्टीप्लाइड बाई 2.727 ग्राम, यानी कि नंबर ऑफ मोल को उसके मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये आपके पास क्या हासिल हो जाएगा, उसका मास इन ग्राम हासिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 169.07 ग्राम। यानी कि इतना कार्बोनिक एसिड हमारे पास 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से पैदा होगा। तो ये हो गई आपके पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन ग्राम। थर्ड पार्ट इज how many grams of the excess reactant is left unreacted। उसके लिए हमारे पास है कि excess reactant हमारे पास कौन सा था, H2O जो है वो हमारे पास excess reactant है। H2O हमारा क्या है, excess reactant। अब हम रिलेशनशिप देखेंगे कि 2.727 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना मोल वाटर के रिक्वायर्ड होंगे और हमारे पास कितने मौजूद हैं। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ वाटर। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बता रहा है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1 मोल वाटर की जरूरत होती है। हमारे पास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड, 2.727 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसके लिए कितने वाटर के मोल की जरूरत होगी, जितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है उतनी ही मोल आपके पास वाटर की यूज होते हैं। तो वाटर भी 2.727 मोल होगा। अब हमें जो वाटर के मोल की जरूरत है वो कितनी है, 2.727 मोल। सो required number of moles of water कितने आ रहे हैं, 2.727, जबकि अवेलेबल नंबर ऑफ मोल जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो है वो कितने थे हमारे पास, 80 ग्राम को जब हमने मोल में कन्वर्ट करवा दिया तो कितने आ गए थे, 4.44 मोल। अब हमारे पास मौजूद इतने हैं लेकिन जरूरत कितने मोल की है, 2.727 मोल की जरूरत है, जबकि हमारे पास अवेलेबल नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितने हैं, 4.44 मोल है। सो द नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट अनरिएक्टेड, अब कितने मोल उसके बाकी बच जाएंगे, तो सबसे पहले मोल मालूम करवा दो और उसके बाद उन मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर दो।
So the number of moles of water left unused कितने होंगे? 4.44 मोल में से 2.727 मोल जो है वो यूज हो जाएंगे। बाकी जो है हमारे पास अनरिएक्टेड फॉर्म में रह जाते हैं। इसके साथ 4.44 मोल माइनस 2.727 मोल इतने मोल हमारे पास लेफ्ट अनरिएक्टेड फॉर्म में बाकी रह जाते हैं। 1.717 मोल वाटर, इतने मोल हमारे पास बाकी बच गए। अब वो कहते हैं कि कितना ग्राम एक्सेस रिएक्टेंट बाकी बचेगा। तो ग्राम मालूम करने के लिए इन नंबर ऑफ मोल्स को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। वी नो दैट किसके हैं ये नंबर ऑफ मोल? वाटर के। वी नो दैट 1 मोल वाटर इज इक्विवेलेंट टू 18 ग्राम। एक मोल वाटर के अंदर कितने ग्राम होते हैं? 18 ग्राम। उसका मोलर मास 18 है। तो 1.717 मोल वाटर will be equal to 18 multiplied by 1.717। तो इससे हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कितना होगा? हमारे पास 31 ग्राम। 31 ग्राम ऑफ वाटर जो है ये हमारे पास क्या रह जाता है? अनरिएक्टेड फॉर्म में या अनयूज्ड फॉर्म में रह जाता है। टोटल कितना था? 80 ग्राम था। 80 ग्राम में से 49 ग्राम यूज हो चुके हैं और 31 ग्राम जो है हमारे पास बाकी बच जाते हैं। तो जो बाकी बचता है वो हमारा कौन सा होता है? एक्सेस रिएक्टेंट होता है। तो वाटर हमारा एक्सेस रिएक्टेंट था और उसके इतने ग्राम हमारे पास अनरिएक्टेड फॉर्म में हासिल हो गए। आज के लिए इतना ही काफी है। अगले टॉपिक तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।